वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। हाँ, कि लोग अक्सर ऐसे रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं जो उन्हें साफ तौर पर तकलीफ देते हैं। बिल्कुल, हम बाहर से देखकर सोचते हैं ये इस रिश्ते को छोड़ क्यों नहीं देते। बहुत समझदार लोग भी ऐसा करते हैं। सही बात है। तो क्या ये सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कोई कोई गहरा मनोवैज्ञानिक फंदा है जिसमें वो अनजाने में फंस गए हैं? और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे प्यार कभी कभी एक एहसास नहीं बल्कि जुए की लत जैसा एक केमिकल एडिक्शन बन सकता है। अच्छा, तो इसके पीछे एक पूरा सिद्धांत है। हाँ, इस सिद्धांत को कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। तो इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका असल में मतलब क्या है? तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक ऐसा इनाम जो आपको कभी कभी मिलता है बिना किसी पैटर्न के। हाँ बिल्कुल, कोई तय पैटर्न नहीं होता। सोचिए एक स्लॉट मशीन के बारे में। आप लीवर खींचते हैं पर आपको नहीं पता कि जैकपॉट कब लगेगा, पहली बार में, 10वीं बार में या शायद 100वीं बार में। और यही अनिश्चितता, यही शायद अब मिल जाए वाली जो उम्मीद है, एग्जैक्टली वही किसी भी लत की सबसे बड़ी वजह होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए आज हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है डॉक्टर ईशा और कुणाल की। हाँ, ईशा एक बहुत कामयाब न्यूरोसाइंटिस्ट है और कुणाल उसका आकर्षक लेकिन बेहद अस्थिर पार्टनर। उनकी कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें ऐसे रिश्तों में जकड़ कर रख सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रिश्ते के पहले दौर से, जिसे हम द जैकपॉट फेस कह सकते हैं। तो हमारी कहानी की जो हीरोइन है डॉक्टर ईशा, वो एक कामयाब न्यूरोसाइंटिस्ट है। मतलब जो दिमाग की हर परत को समझती है, वो तर्क और विज्ञान की दुनिया में जीती है। लेकिन जब बात भावनाओं की आती है तो वो खुद को थोड़ा उलझा हुआ पाती है। हाँ, और दूसरा किरदार है कुणाल। और कुणाल वो इंसान है जिसे देखते ही कोई भी आकर्षित हो जाए। जिंदा दिल, मजेदार और बेहद आकर्षक, लेकिन उतना ही अस्थिर भी। हाँ, जैसा मैंने कहा, वो एक जीती जागती स्लॉट मशीन है। कभी कभी वो प्यार का ऐसा जैकपॉट देता है कि दुनिया कदमों में लगती है, और ज्यादातर समय खामोशी, बस खामोशी और दूरी। रिश्ते की शुरुआत तो किसी सपने जैसी थी। कुणाल का प्यार जताने का तरीका बहुत इंटेंस था। वो अचानक ईशा की लैब में फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाता था। हाँ, और कभी रात के 3 बजे सिर्फ ये कहने के लिए फोन करता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये बताने के लिए बस मन किया। रेस्टोरेंट के नैपकिन पर कविताएं लिखना, ये सब। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर इस वक्त ईशा के दिमाग में क्या चल रहा था? देखिए, इस दौर में ईशा का जो दिमाग था वो फील गुड केमिकल से, आप कह सकते हैं, नहा रहा था। डोपामाइन, जो हमें इनाम और खुशी का एहसास देता है, और ऑक्सीटोसिन भी, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। हाँ, उन दोनों के बाढ़ आ गई थी। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी लॉटरी जीत ली हो। और कुणाल उसे लगातार कहता था, ईशा, मैं तुम्हारे जैसा किसी से नहीं मिला, सिर्फ तुम ही मुझे समझती हो, तुम खास हो। तो ये है वो पहला मनोवैज्ञानिक जाल, है ना, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में एक्विजिशन फेज कहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब ये वो दौर है जहां दिमाग को एक खास व्यवहार की आदत डाली जा रही है। और वो आदत क्या है? इस चरण में इनाम यानी कुणाल का प्यार और ध्यान लगातार और भरपूर मिलता है, तो इससे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। ईशा का दिमाग ये सीख रहा था कि कुणाल इज इक्वल टू खुशी का जैकपॉट। ये एक तरह से लत की नींव रखने जैसा है। बिल्कुल, दिमाग इस लगातार मिलने वाले इनाम को नया नॉर्मल मान लेता है और फिर इसकी उम्मीद करने लगता है। मतलब इस दौर में कुणाल शायद अनजाने में ही ईशा के दिमाग को प्रोग्राम कर रहा था। हाँ, उसे उस हाई का आदी बना रहा था जो उसके ध्यान से मिलता था। और जब कोई चीज लगातार मिलती है तो हमें उसकी आदत हो जाती है, और जब वो चीज अचानक छीन ली जाती है तो असली खेल शुरू होता है। तो ये शुरुआती दौर तो वाकई सपने जैसा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलता है, क्योंकि ऐसे तीव्र रिश्तों में अक्सर एक मोड़ आता है। जरूर आता है, और ईशा और कुणाल की कहानी में ये मोड़ चौथे हफ्ते में ही आ गया। और अब हम कहानी के दूसरे चरण में आते हैं, द विथड्रॉल यानी चुप्पी का दौर। अच्छा। एक शाम ईशा कुणाल को डिनर के लिए एक सीधा साधा मैसेज करती है, आज रात डिनर। और जवाब में उसे मिलती है खामोशी। पहले 12 घंटे कोई जवाब नहीं,
फिर 24 घंटे। और जो बात ईशा को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि वो देख रही है कि कुणाल इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, दोस्तों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, मीम्स शेयर कर रहा है। मतलब कि वो व्यस्त नहीं है, वो जानबूझ के ईशा को नजरअंदाज कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से ईशा का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। वो तर्कसंगत न्यूरो साइंटिस्ट अचानक खुद पर शक करने लगती है। तो उसके मन में कैसे सवाल उठते होंगे, जैसे क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ, वही सवाल। क्या वो मुझसे बोर हो गया है? शायद मैंने उसे ज्यादा मैसेज करके परेशान कर दिया। शायद मैं ज्यादा ही चिपक रही थी। वो वजह अपने अंदर ढूंढने लगती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, आत्मसंदेह। और इसका असर सिर्फ दिमागी नहीं होता होगा, यकीनन इसके शारीरिक लक्षण भी दिखते होंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ दिमागी बेचैनी नहीं है, उसका दिमाग उसके शरीर को खतरे का सिग्नल भेज रहा है, जिससे कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है। इसीलिए उसके हाथ कांप रहे हैं। हाँ, दिल तेजी से धड़क रहा है और वो अपनी लैब के माइक्रोस्कोप पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही। उसका शरीर असल में एक विथड्रॉल से गुजर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है। सही कहा। और फिर जब वो इस दर्द और अनिश्चितता के कह सकते हैं पीक पर होती है। हाँ, बिल्कुल पीक पे। जब वो फैसला करती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कुणाल का नंबर डिलीट करने ही वाली होती है। तभी फोन बजता है। पिंग! एक नोटिफिकेशन आता है, कुणाल का मैसेज, हे बेबी, सॉरी, वाज इन अ वियर्ड हेडस्पेस, मिस यू, कम ओवर। हाय बेबी, माफ करना, मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं था, तुम्हारी याद आ रही है, आ जाओ। अब यहाँ ईशा की प्रतिक्रिया पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक लॉजिकल इंसान शायद गुस्सा होता, सवाल करता, लेकिन ईशा को गुस्सा नहीं आता। नहीं, उसे एक इमेंस रिलीफ, एक बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। तनाव का वो पहाड़ अचानक गायब हो जाता है, डोपामाइन की एक और लहर उसके दिमाग में दौड़ जाती है और वो भागकर उसके पास चली जाती है। बिल्कुल। और यही तो मनोवैज्ञानिक फंदा है। अगर कुणाल हमेशा ही बुरा बर्ताव करता तो ईशा जैसी समझदार लड़की उसे कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन क्योंकि वो कभी कभी अच्छा होता है, हाँ, तो ईशा उस अच्छे कुणाल के लौटने की उम्मीद में रुक जाती है। वो उस छोटे से इनाम के लिए इंतजार करती रहती है। इसे साइकोलॉजी में ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप किसी को अपने पीछे आने के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंकते हैं, वैसे ही मैनिपुलेटिव लोग ध्यान और प्यार के छोटे छोटे टुकड़े फेंकते हैं, ताकि आप उम्मीद में बंधे रहें। और ये अनिश्चितता ही लत को सीमेंट की तरह मजबूत कर देती है। ये सब सुनना ही इतना उलझावा लग रहा है। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ईशा की प्रोफेशनल जिंदगी और उसकी निजी जिंदगी एक दूसरे से टकराती हैं। सही कहा। और यहीं से हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, प्रयोगशाला का प्रयोग, जहां सच्चाई का पर्दाफाश होता है। हाँ, एक दिन ईशा अपनी लैब में चूहों पर एक प्रयोग कर रही है। ये वही रिसर्च है जिसने उसे एक सफल न्यूरोसाइंटिस्ट बनाया है, लेकिन आज यही प्रयोग उसकी अपनी जिंदगी का आईना बनने वाला है। तो इस प्रयोग का सेटअप क्या था जिससे ईशा को इतनी बड़ी सच्चाई का पता चला? सेटअप बहुत दिलचस्प था। 2 पिंजरे थे। पिंजरा ए में चूहे को हर बार लिवर दबाने पर खाना मिलता था। मतलब प्रेडिक्टेबल। हाँ, नतीजा, चूहा सिर्फ तभी लिवर दबाता था जब उसे भूख लगती थी। वो जुनूनी नहीं था। अच्छा, तो दूसरे चूहे के साथ क्या अलग था? असली कहानी दूसरे पिंजरे यानी पिंजरा बी में थी। वहां चूहा लिवर दबाता था, लेकिन उसे खाना कभी पहली बार दबाने पर मिलता था तो कभी 50वीं बार में। इनाम पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। बिल्कुल। और इस दूसरे चूहे का व्यवहार चौंकाने वाला था। वो चूहा जुनूनी हो गया। जुनूनी मतलब? वो खाना सोना सब छोड़कर बस उस लिवर को दबाता रहता था, हजारों बार। वो थक जाता था लेकिन रुकता नहीं था। वो उस अनिश्चितता का आदी हो चुका था। हाँ, वो इनाम का नहीं, इनाम की उम्मीद का आदी था। और उसी पल उस जुनूनी चूहे को देखते हुए ईशा को वो सच्चाई नजर आती है जिसे वो अब तक देखने से इनकार कर रही थी। हाउ से एक एपिफनी यानी ज्ञानोदय का क्षण मिलता है। वो उस पागलों की तरह लीवर दबाते चूहे को देखती है और फिर अपने फोन पर कुणाल के साथ अपनी टेक्स्ट हिस्ट्री को, और अचानक उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। उसे क्या समानता दिखती है? उसे एक भयानक समानता दिखती है। उसके मैसेज, कहाँ हो, ये लिवर दबाने जैसा है। हाँ, प्लीज कॉल करो, ये फिर से लीवर दबाने जैसा है। क्या हम ठीक हैं, ये एक और बार लीवर दबाना। और फिर कुणाल का कभी कभार आने वाला प्यार भरा जवाब, आई लव यू बेबी, मिस यू। ये उस रैंडम इनाम, उस खाने के टुकड़े जैसा है। ये एहसास कितना डरावना होगा
अपनी पूरी प्रेम कहानी को अचानक एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह देखना। बिल्कुल, और उस पल में वो धीरे से खुद से कहती है, मैं ही वो चूहा हूँ। उसे समझ आ जाता है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है। हाँ, उसे ये एहसास होता है कि कुणाल व्यस्त या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे एक वेरिएबल रेशियो शेड्यूल पर रख रहा है। वो उसे बस उतना ही प्यार दे रहा है जितना उसे रिश्ते में बने रहने के लिए जरूरी है। उसे उस लीवर को दबाते रहने के लिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास है। उसे समझ आता है कि ये कोई अनोखी दुख भरी प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक बहुत पुराना खेल है। तो एक बार जब ईशा को ये सच्चाई पता चल जाती है तो वो क्या करती है? अपने ही दिमाग की केमिस्ट्री के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता है? यहीं से कहानी का चौथा और आखिरी भाग शुरू होता है, एक्सटिंक्शन बर्स्ट और डिटॉक्स, मतलब लत से छुटकारा। ईशा फैसला करती है कि अब वो ये खेल नहीं खेलेगी। वो कुणाल को घर बुलाती है। कुणाल वही उम्मीद कर रहा होता है जो हमेशा होता है, कि ईशा शिकायत करेगी, रोएगी और वो उसे मना लेगा। हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ईशा बिल्कुल शांत है। वो उसे चाय देती है और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती। मतलब वो उसे कोई वैलिडेशन नहीं देती। एग्जैक्टली। कुणाल को ये अजीब लगता है। वो उसे उकसाने की कोशिश करता है। कल तुम इतनी शांत क्यों थी? तुम तो मेरा फोन कॉल्स और मैसेजेस से भर देती हो। और ईशा क्या कहती है? बस इतना, मैं व्यस्त थी। वो उसे लड़ने के लिए कोई वजह ही नहीं देती। इसका कुणाल पर क्या असर होता है? यहाँ एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना होती है जिसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। एक्सटिंक्शन बर्स्ट? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब एक स्लॉट मशीन पैसा देना बंद कर देती है तो जुआरी तुरंत वहां से चला नहीं जाता। पहले वो मशीन को जोर जोर से हिलाता है, उस पर हाथ मारता है। मतलब वो अपना व्यवहार और तेज कर देता है इस उम्मीद में कि मशीन फिर से काम करने लगेगी। बिल्कुल। कुणाल भी ठीक यही करता है। जब उसे एहसास होता है कि वो नियंत्रण खो रहा है तो वो अपने सारे हथियार आजमाता है। पहले वो आकर्षण का इस्तेमाल करता है। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। ईशा नजरअंदाज कर देती है। टॉर से मिल रही हो क्या? ईशा बस कंधे उचका देती है। और जब वो भी फेल हो जाता है तो वो अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार गुस्से पर उतर आता है। पता है क्या, तुम बहुत टॉक्सिक हो, मैं जा रहा हूँ। हाँ, और वो दरवाजा पटक कर चला जाता है। ये एक्सटिंक्शन बर्स्ट का चरम है। ये इस बात का संकेत है कि उसका पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। अक्सर ऐसे लोग आखिरी दाव जरूर चलते हैं। हाँ, उस रात कुणाल अपना आखिरी पासा फेंकता है। वो दोनों के एक साथ वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। कैप्शन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपनी जिंदगी के प्यार को खो दिया। और ईशा का क्या रिएक्शन होता है? ये शायद सबसे मुश्किल लम्हा होगा। यकीनन। ईशा का अंगूठा जवाब देने वाले बटन पर मंडराता है। उसका पूरा शरीर, उसका दिमाग उस डोपामाइन हिट के लिए तरस रहा है, उस राहत के एहसास के लिए। तो वो क्या करती है? वो इस लड़ाई को कैसे जीतती है? वो चूहा कल तक जुनूनी होकर लीवर दबा रहा था। वो अब शांत है। हाँ, वो अब लीवर दबाना बंद करके शांति से अपने कोने में सो रहा है। उसे शांति मिल गई है। और उस एक पल में ईशा को अपनी आजादी का रास्ता दिख जाता है। वो उस तस्वीर को डिलीट करती है और फिर एक गहरी सांस लेकर वो कुणाल का नंबर भी डिलीट कर देती है। डिटॉक्स शुरू हो चुका है। और यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष बिल्कुल साफ है ना? बिल्कुल साफ। मनोविज्ञान में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे आधारित व्यवहार को रोकने का एकमात्र तरीका है टोटल नॉन रिएक्शन, पूरी तरह से प्रतिक्रिया न देना। आप स्लॉट मशीन के खिलाफ जीत नहीं सकते। नहीं, आप उससे बहस नहीं कर सकते हैं, उसे समझा नहीं सकते। आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, उसे अनप्लग कर सकते हैं, उसे अपनी ऊर्जा और ध्यान देना बंद कर सकते हैं। और यही ईशा ने किया। उसने अपनी स्लॉट मशीन को हमेशा के लिए अनप्लग कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।